हेलो एंड वेलकम टू मते मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाली जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपनी आखिरी नशिस्त हार गई। साबिक वजीर आजम सरदार अतीक आज़ाद कश्मीर धीर कोट के हल्के से मुकाबले में नए उम्मीदवार से बड़े मार्जिन से शिकस्त खा गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के आखिरी मरहले में किसका पलड़ा भारी रहा? हालिया इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक वज़ीर आज़म शिकस्त खा गए। इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर का मुतवक्को वज़ीर आज़म कौन हो सकता है? कश्मीर के इलेक्शन पर तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी ख्वाजा मतीन। इसके अलावा सोशल मीडिया पर PTI क़यादत की लड़ाई उरूज पर पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, मिसाल यूसुफजई और शंदाना गुलजार आमने सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने MNA से इनकी तनख्वाहों से फंड मांग लिया। मिसाल यूसुफजई ने सलमान अकरम को इनसे माफ़ी मांगने का दावा कर दिया और पार्टी टिकट्स अपने दोस्तों को देने का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया। शंदाना गुलजार ने बैरून मुल्क से मिलने वाला 40 करोड़ और गंडापुर की तरफ से दिए जाने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स का हिसाब मांग लिया। PTI रहनुमाओं के इस्लामाबाद मार्च से कबल इख्तलाफात क्यों बढ़ गए? दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी 20 लाख लोग इकट्ठा कर सकेंगे या नहीं? PTI की हालिया सियासत पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी हवाले से। और जैसे ही जो है पार्टी कोई डिसीजन लेती है, कोई तहरीक जो है वो अनाउंस होती है, हम देखते हैं कि ये इख्तलाफात जो है वो वैसे तो होते ही हैं, लेकिन उसमें एक तेज़ी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। और क्लासा साहब, मज़े की बात यह है कि उसको वो पब्लिक करने कि कोई आड़ नहीं समझते कि उसको पब्लिक जो है वो ना किया जाए। सब आके माशाल्लाह से सहाफ़ियों के सामने हर जगह जहां 4 लोग जमा करके ही जो है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं। ये बड़ा एक अहम इशू है और मज़े की बात है कि यहाँ हुकूमत फंसी हुई थी एक बहुत बड़े मसले में। मैं होता अगर उनकी जगह पे कोई हुकूमत के किसी जगह बैठा होता ऑन ए लाइटर नोट, तो मैं एक यहाँ से फूलों का गुलदस्ता लेके ना ज़रूर, बल्कि एक नहीं 8-10 बनते हैं, सबको मैं भेजता कि थैंक यू वेरी मच, हम बड़े वी वर इन ए बिग मेस। हमारी हुकूमत डामाडोल हो रही थी, हम आपस में लड़ रहे थे, वजीर लड़ रहे थे, वजीर आजम की कारकर्दगी पे सवाल हो रहे थे, लगता था कि हाउस ऑफ कार्ड्स कोलैप्स करने वाला है। इत्तेहादियों से लड़ाइयाँ हो रही थी, इत्तेहादियों से लड़ाइयाँ हो रही हैं, कश्मीर में फड्डे चल रहे हैं। इधर से मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने क्लास ली हुई है, वजीर आजम साहब को रात को नींदें नहीं आ रही, उधर से राना सनाउल्लाह साहब, फिर ख्वाजा आसिफ साहब, जवेद लतीफ़ साहब पंजाब में, वहाँ पे आज़मा बुखारी साहबा, मतलब वो नक्को नक हुए। उधर से आपने सुना होगा जनाब के प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो जजेस की फाइल पे साइन नहीं कर रहे थे। अच्छा, कश्मीर में से बड़ी वो खबरें आ रही थी। फिर हमने देखा कराची और लाहौर के पुलिस के केसेस में वो आपस में लेडीज लड़ रही थी कि जनाब के लाहौर के थाने में 2 बेचारी वो बहनें थी, वो वहाँ पे थाने में उनकी डेथ हो गई। कोई कहते हैं टार्चर से हुई, कोई कहते हैं हार्ट अटैक से हुई, जिससे भी हुई। उधर हमने देखा कि मीर रजा जो है वहाँ कराची में वो चल रहा है, इशू चल रहा है। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मेस हियर कम्स मिस्टर ना मीडिया नहीं, मिस्टर ये सुहेल अफरीदी साहब। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों को जरा मैं कोई ब्रीदिंग स्पेस दे, तो आई एम हियर टू रेस्क्यू यू। वो रेस्क्यू के तौर पर आए हैं, रेस्क्यू। फिर वो ये ना समझा, खुदा ना खासा मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं हिकमत अमली बता रहा हूँ। उन्होंने जनाब यहाँ पर अड्डे लगा लिया, डेरा लगा लिया, कहाँ पे भला, KPK हाउस में। साथ में उन्होंने बुला लिया पूरे इस्लामाबाद के अहम मीडिया को। इधर हैं भाई साहब, आप किन इशू में फंसे हुए हुकूमतों में, कि मतलब हुकूमत और फौज के दरमियान कैसा चल रहा है, सेम पेज है नहीं है, कितने देर वंडर बॉय कौन आएगा, हुकूमत रहती है नहीं रहती। लोग तो ये डिस्कशन कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा, इन चीजों पे चल रहे थे। उन्होंने कहा नहीं 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 हुकूमत को हम जो है भाई साहब, उन्होंने जनाब डेरा लगा लिया। तमाम पाकिस्तान के इस्लामाबाद के बड़े बड़े जुगादरी एंकर्स को बुलाया, 8-10 उन्होंने बैक टू बैक इंटरव्यूज दिए जनाब, और सारी तवज्जो वहां पे गई। अगर रही सही कसर थी तो वो फिर ग्रुप्स में वो लड़ पड़े वहां पे, उसमें मिशेल यूसुफजई साहबा और फिर सलमान अकरम राजा साहब। फिर वहां से वो लीक हुई उनके व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं, और फिर उसके बाद वो तमाशा बना। वो फिर जनाब उसके बाद लड़ाई हुई, इल्जामात लगे, और वो सुनते जाए और शर्माते जाए वाला हिसाब हुआ है। तो सो ये तो इनको शुक्रिया, आप पूरा टॉपिक वो पीछे चला गया, पूरी डिस्कशन का रुख ही मोड़ दिया, खत्म हो गया। वो जो जिसमें हुकूमत में मतलब हमारे लिए मजबूर हो गए ना, हम तो उधर ही हम बिजी हुए, फंसे हुए थे। हुकूमतें क्या बनता है भाई, चुप है, खामोशी है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और बड़ी डेवलपमेंट लग रही थी ये भाई। आपका 27 को भी 27 में पूरा 1.5 महीना पड़ा है।
आपने 27 में 1.5 महीना पढ़ा है ना, आपने काम ये शुरू भी करना 10 सितंबर के बाद कर लेते। ये चले यहाँ पे तो कट्टा-कट्टी निकलने देते ना कि क्या होने वाला है, हमारी साइड पे जो एक मुहावरा होता है, तो कुछ तो होने दे, पता चलने दें। आपने पूरे 1.5-2 महीने आपने ये शुरू कर दिया और हुकूमत चुप करके बैठे आपका तमाशा देख रही है, मीडिया देख रहे, सोशल मीडिया देख रहा, आपस में मतलब वो हत्थों हत्थ नक्को नक्को हुए, यहाँ पे एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं और बड़े जाती हमले हो रहे हैं। ट्विटर पे भी हो रहे हैं, यूट्यूब पे भी हो रहे हैं, वीलॉग्स में भी हो रहे हैं और सही बात है, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी हो रहे हैं। अब ये स्ट्रेटजी है आपकी और ये कहते हैं कि जनाब के और वो लड़ाई क्या जिसमें सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो ना हो, मतलब उनकी जो है वो मिसाल यूसुफजई से भी, फिर संदाना गुलजार साहिबा का जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, फंड्स की बातें होने लगी हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है। लेकिन सबका वक्त जो है वो यही है जब इतनी बड़ी तहरीक जो है वो अनाउंस की भी। आपने देखा, हम जुनेद अकबर साहब भी हमारे साथ कल थे, वो भी क्या बात कर रहे थे और उन्होंने इवेंचुअली, वो कह तो रहे थे सलमान अकरम राजा साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने भी कह दिया कि इस मौके पर सबको साथ जो है वो चलने की जरूरत है और अपनी ये मौका नहीं है ये बात करने अच्छा का। मजे की बात है, अगर आप नोट करें ना तमाम चीजों को मिला को, रात हमारे साथ जुनैद अकबर साहब भी थे, बड़ी उन्होंने सुलझी हुई बड़ी अच्छी बातें की। हालांकि उनका एक वो गुस्सा भी था, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को ज़ाहिर नहीं होने दिया सलमान अकरम राजा साहब पे। इट्स ऑल अबाउट मनी। आपने नोट किया इन तमाम चीज़ों में ये मुश्तरका फैक्टर क्या था? पैसा। जुनैद अकबर साहब भी रात कह रहे थे भाई पहले वो अली अमीन गंडापुर साहब होते थे, वो जेब से पैसे खर्च करते थे, जो बात शानदार गुलजार साहब ने भी की कि 50 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया था और बाहर से बता रही थी पता नहीं 70,000 कितने 40 करोड़ बैरून मुल्क से 40 करोड़ वो आए थे, मतलब 1 अरब रुपया आया था। वो जो कैंपेन थी जो चल रही थी, पिछली दफा लेके आए थे वो भाई, फिर जिसके पास पैसा था उसको क्यों हटाया? उसकी जगह लेकर आया रहते तो फिर पैसे वाले को, इफ इट्स ऑल अबाउट द मनी, पैसा होगा तो फिर ही लोग आएंगे ना, उनके खाने पीने का करना है, तेल पेट्रोल का, पानी हुक्के का, सिगरेट का, बहुत चाय पानी का, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है। पैसा अकेला काफी नहीं होता। तो फिर जिस बंदे के पास पैसा था उसको तो उठा के जलील करके आपने बाहर फेंक दिया कि भाई जब आपके में जरूरत नहीं है। कि आप एमएनए से फंड्स जो है वो मांग रहे हैं। हाँ, वो बड़े आपने अच्छी बात की, फंड वाली बात सुन लें। फंड की ये है कि जनाब कि आपके जो एमएनए नाराज हैं और सेनेटर्स के फैसला करवाया अलीमा खान साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि इमरान खान साहब के कान में मारी फूंक। खान साहब हालांकि खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, समझदार, उन्हें फैसला करना चाहिए था। उन्होंने कहा सर इनको ये कमेटी से हटा दें, वहां से इनको एवरेज डिपेंडिंग अपॉन को थोड़ा आगे पीछे 1-1 लाख रुपए एक मीटिंग का मिलता है। अच्छा, एक का। तो वो 5-10 मीटिंग कर लेते थे यहाँ पे महीने में अटेंड, उनका मुख्तलिफ कमेटीज के मेंबर हैं। तो तनख्वाह 5.5 लाख के अलावा 5-6 लाख रुपए यहाँ भी मिल जाता था। फिर उनको सेशन अलाउंस अलहदा मिलते हैं। सो वो 12-14 लाख का उनको महीने का हो जाए, जिसमें 50,000 रुपए दान भी कर देते थे। ये लें जी, ये जरा चैरिटी जी, पार्टी के लिए। आपने उनके 5-6 लाख रुपए बंद करवा के आप कहते पैसे दें, क्यों दें पैसे आपको? तो सलमान अकरम राजा साहब से ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि जनाब के ये सारे 5-6 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे, मैं बाहर बैठा हूँ। ये लड़ाई बेसिकली थी वो जो पार्लियामेंट के अंदर एमएनए बैठे हैं या सेनेटर बैठे हैं और जो पार्लियामेंट नहीं पहुंच सके, ये उनका आपस का, आप नोट करें, टकराव है ये जितने लोग भी इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब की हिट लिस्ट पे हैं या अलीमा खान साहब की लिस्ट पे हैं, सारे वो जो अंदर बैठे, बाहर वालों को एक नाम बता दे जिनको उन्होंने टारगेट किया, हिट किया, सारे वो जो एमएनए हैं, सेनेटर हैं। आपने एक अच्छा, दूसरी बात है कि सलमान अकरम राजा साहब का जो स्टाइल है वो बेसिकली इज नॉट ए पॉलिटिशियन। उन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। इमरान खान साहब ने सीधा उठाया, जैसे उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को उठाया था, उठा के वजीर लगा दिया, ऐसे सलमान अकरम राजा साहब ने तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा आज तक। अच्छा, वो फिर वकील हैं, बड़े वकील हैं, ज़हीन है, सुप्रीम कोर्ट, उनका अपना स्टेचर, अपना ग्रेंजर, वो सबको ऐसे ही वो ट्रीट करते हैं जैसे ये उनके चैम्बर के लोग हैं। भाई कोई रिसर्चर है, कोई जूनियर है, कोई फलाना है, ये सारे लोग सियासतदान हैं। अब उनका जो इनके साथ हैंडलिंग वाला था, वो अपने आप को गोरबाचोव समझ बैठे हैं, पोलिट ब्यूरो का, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस का, कि मैं वो वाला पावरफुल हूँ, मैं जिसको जो चाहूंगा मैं करूंगा, मेरे पास ये पावर्स हैं। अब लिहाजा उनकी पावर्स का जो स्टाइल है, जो स्कूल के हेडमास्टर वाला वो रवैया रखते हैं, हर एक को डांटते हैं, डपट करते हैं, उनको शटअप कॉल देते हैं, पॉलिटिकल रवैया नहीं है उनका, कर देते हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि उनके खिलाफ रिवोल्ट हो रही है। अच्छा, हर दफा वो जाके अपना इस्तीफा जाके पेश कर देते हैं। उनको साथ अब नोट करें, बुशरा साहब ने बड़ा उनके साथ सख्त रवैया रखा था जब यहाँ से वापस गए थे 2024 वाला वो धरने वाली जो बात है, उन्होंने अच्छी खासी, इन्होंने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था। अब उनको हालत ये होगी कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को मिशेल यूसुफजई कह रहे हैं कि आपको जो अगर इमरान खान ने कहा है कि इसको फायर सैक कर दो तो करो ना। और ये भी कहा कि आप बताएं कि आपने माफी नहीं मांगी इमरान खान के सामने मुझसे, ये भी बोला है मिशाल ने। इसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि मतलब सलमान अकरम राजा साहब, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी उनकी वो है, आप मतलब क्लीन आदमी है, कोई पैसा भी नहीं कमा रहे, खा पे, वो तो इल्जामात लगा रहे हैं, खैर के किधर गया क्या गया है,
इसके बाद भी आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लगे हुए हैं, एक आपको सेनेटर जो है वो कहती है भाई है चुरा तो मुझे तो सह करके दिखा, तो फिर ये आप खुद को सह कर दें या फिर उनको सह कर देते। ये लंबी कहानी है। खान साहब ने अपने मुखालफों और दुश्मनों से जिस तरह के बदले लिए हैं ना, इसकी एक अलग कहानी है। और सलमान अकबर राजा साहब अच्छे खासे लाइफ गुजार रहे थे, ऑल ऑफ सडन उनको लगा कि यार गोरबाचोव की सीट खाली हो गई है पोलिट ब्यूरो में, तो मैं जरा वो संभाल के पार्टी चला। सियासत हर किसी के बस की बात इनके बस की बात नहीं, मेरी भी नहीं है। हाँ, नॉन सियासी लोगों के लिए जरा मुश्किल है ये। जब आपका मिजाज नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, मत जाए। आप बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है, वी रिस्पेक्ट यू, लेकिन सियासी तौर पर मैं अब क्या कहूँ, हमारे मेहरबान भी रहे हैं कभी। ठीक ठीक ठीक, इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी शायद इलेक्शन कमीशन ने बाग में कुछ हलकों पर री इलेक्शन के हवाले से भी कहा है, क्या वहाँ पे कंप्लेंट्स थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, या क्या वजह बनी है रीपोलिंग की? अच्छा, जो एल वस्ती बाग है 15, यहाँ पर जो राजा मुश्ताक मिन्हाज थे मुस्लिम लीग नून के और ज़ियाउल कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ज़ियाउल कमर जो हैं उन्होंने 16,637 वोट लिए थे और राजा मुश्ताक मिन्हाज ने 15,015 वोट। तो यहाँ पर 9 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर दोबारा पोलिंग कराने का ऐलान किया गया है 15 अगस्त को। इसी तरह शर्की बाग का हलका है, वहाँ जो सरदार मीर अकबर हैं नून लीग के, वो आगे हैं, 18,950 वोट लिए हैं, और सरदार कमरुज़्ज़मान हैं, उन्होंने 15,750 वोट हैं। यहाँ 3200 का फ़र्क है। तो 14 पोलिंग स्टेशन पर यहाँ दोबारा पोलिंग करवाने का ऐलान किया गया है, यानी कि 14 पोलिंग स्टेशन 15 अगस्त को ही इन दोनों पर दोबारा पोलिंग होगी। और जो LA 17 है, जहाँ से फैसल मुमताज़ राठौर इलेक्शन जीते हैं, जो बर्तरी बताई जा रही है, 31,000 उन्होंने वोट लिए हैं, और जो मोहसिन अजीज़ उन्होंने 28,000 वोट लिए हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उन्होंने धरना दे रखा था रात तक, वहाँ बड़े जलाओ गिराव हुआ, मारपीट हुई, हंगामे हुए। तो अभी अभी ये इतलात आ रही हैं कि उनका मुतालबा था कि रीकाउंटिंग की जाए, तो उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है, तो दोबारा वहाँ रीकाउंटिंग होगी। ये 3 हलके अभी तक इनके जो मुकम्मल नतायज नहीं आ सके। एक अभी हलका है जो LA 14 वस्त जो गरबी बाग का हलका था, जहाँ से बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान एक आज़ाद उम्मीदवार के हाथों 21,000 वोटों से शिकस्त खा गए हैं। तो ये है अभी तक की सूरत हाल। तो ये बताइएगा कि अब पार्टी वाइज नंबर्स क्या बता रहे हैं ख्वाजा साहब, कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, कितने मार्जिन से जो है वो हुकूमत बनाएगा, क्या इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? अच्छा, अभी देखिए कि 38 जो हलके हैं वहाँ ये पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, 3 पर अभी तनाज़ा चल रहा है। हाँ। ठीक है, ये पहले 34 थे इससे कबल, तो 34 में से 24 नून लीग जीत चुकी है। अगर यहाँ जो अभी नून लीग का एक उम्मीदवार जैसे जीत रहा है या 2 जीत जाते हैं, तो ये नंबर चले जाएंगे 25-26 तक चले जाएंगे। 27 सादा अक्सरियत होती है, लेकिन अभी मखसूस नशिस्तें हैं, 5 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, एक टेक्नोक्रेट की है, एक उलमा मशाइख की है, एक ओवरसीज़ की नशिस्त भी है। अच्छा। तो वहाँ पर भी ये बड़े सवालात हैं। अभी जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो तो कैसे इंतखाब कराया जाएगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त इजलास हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, फरियाल तालपुर साहिबा की ज़ेर सदारत उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है, जो 7 हलकों में जहाँ अभी पोलिंग होनी है वहाँ के उम्मीदवार भी बैठे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र हो रहा है। तो कैसे होगा, क्योंकि पहले यही इतलात आ रही थी कि इसी वीक जो है वो हुकूमत साजी का मरहला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी 15 अगस्त को 2 हलकों की पोलिंग चलेगी और 1 हल्के की रिकाउंटिंग की बात हो रही है। तो जैसे ये मामला सिमटेंगे और फिर आगे एक नई बहस जन्म लेगी कि जो 7 हलके हैं, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता तो मखसूस नशिस्तें, फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, फिर स्पीकर का इंतखाब, फिर आगे हुकूमत साजी का मरहला कैसे अमल में आएगा, इस पर अभी तक गौर व फिक्र जारी है। और जो सिक्योरिटी की वजह से जो हल्के मिस किए हैं उस पर भी होगी, उसके बाद हुकूमत साजी होगी या क्या, या उसको डिले कर दिया जाएगा मजीद? ये देखिए ना, अभी भी ये जो 2 हलकों का मैंने बताया, एक के 9 पोलिंग स्टेशन है, एक के 14 पोलिंग स्टेशन है, ये भी सिक्योरिटी की वजूहात थी। यहाँ पर पोलिंग, यहाँ पर भी पोलिंग होनी है, तो फिर जो 7 हल्के अभी मुकम्मल हल्के रहते हैं, 2 सदनोती के हैं, 5 रावलाकोट के हल्के हैं, बिल्कुल। तो वहां पर जब तक इंतखाब मुकम्मल नहीं होता तो फिर आगे ये मामला कैसे चलेंगे, इस पर दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग-अलग गौर व फिक्र कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया सर। अभी हमने देखा कि आपको याद होगा जब सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे तो ये खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो सके थे, वहाँ पे वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो थे वो नहीं आए थे। भी इसके बावजूद भी हमने देखा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो गया था। बाद में
इलेक्ट होकर वो आए हैं और उन्होंने अपने हलफ वगैरह उठाए हैं, तो इस तरह की कोई वहाँ पे उनके आइन में गुंजाइश है वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में कि आप जब तक वो 7 हल्के हैं जिसके पास अभी मेजॉरिटी है तो वो ठीक है अपनी हुकूमत फार्म कर ले, क्योंकि अगर 2 महीने 3 महीने या वट एवर टाइम आप सिक्योरिटी ठीक नहीं होती, इलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर ये कैसे इसको डेफर किए रखेंगे? इस पे आइन क्या कहता है? कोई अगर आपकी कोई किसी से बात हुई हो? मेरी सर इस वाले से आइनी जो माहरीन है जेके के उनके हवाले से उससे उनसे बात हुई है, तो उनका कहना यही है कि इस वाले से जो आज़ाद कश्मीर का आइन है एक्ट 74 अबूरी एक्ट जिसे कहते हैं, वो इस हवाले से खामोश है। अच्छा। हाँ, वो इस हवाले से खामोश है कि इसमें कोई चीज़ नहीं देगी कि अगर इलेक्ट्रिक कॉलेज मुकम्मल नहीं तो फिर क्या होगा। तो कोशिश मेरे ख्याल में यहाँ जो हमें इतलात मिलती हैं जिसे हम चूहा रिपोर्टें कहते हैं, तो इस तरह की मिल रही हैं कि जैसे कि आपने कहा सेनेट के बाद में करवा लिया गया था, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब पहले हो गया था, तो यहाँ भी ये एक कावश हो रही है कि जितनी नशिस्तों पर इंतखाब हो गया है, जितनी ये मखसूस नशिस्तों पर हम इनको ले आएँ हलफ करवा कर और फिर आगे हुकूमत साजी का मरहला शुरू कर लें और फिर वहाँ मुज़ाकरात करें, जो प्रोटेस्टर वहाँ बैठे हुए हैं तो फिर उनको उठाया जाए, वहाँ अमन मान जब कायम हो जाए तो वहाँ इंतखाबात करा दिए जाएँ। क्योंकि अभी जो फिगर सामने आ गए हैं इसमें जब 7 नशिस्तों में भी कोई अगर एक पार्टी ही जीत जाती है तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नून अगर 24 पर है तो अभी ये 3 हल्के रहते हैं, 1-2 में और भी मिल जाती हैं, तो मखसूस नशिस्तें हैं वो नून के हिस्से में तकरीबन 3 नशिस्तें आती हैं और एक नशिस्त क्योंकि उलमा की है और टेक्नोक्रेट की है, ओवरसीज़ की, ये भी जो अक्सरीती पार्टी होगी उसके हिस्से में आ जाएंगी, तो इससे सादा अक्सरियत भी अबूर हो जाएगी। और कोई इन 7 हल्कों का अगर इंतखाबात नहीं भी होते तो अगर जब भी होंगे, जब वो जीत कर भी आ जाएं किसी एक पार्टी के भी, तो ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं जहाँ पे कानून खामोश हो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ना वो देखी जाती है, फिर तो ये फैसला जो है प्रेसिडेंट की बुनियाद पे होगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी ऐसा किया, दुनिया के कुछ और प्रेसिडेंट्स जो हैं अगेन वो भी ढूंढी जाते हैं, या फिर कोई अदालत में जाएंगे, कोई वहाँ से कोई लीगल ओपिनियन ली जाएगी, फैसला लिया जाएगा? आपकी क्या राय है, या आपकी कोई लोगों से इस पर भी बात हुई है कि प्रेसिडेंट करेंगे या कोई सुप्रीम कोर्ट से कोई रेफरेंस भेजा जाएगा उनको? अगर तो दोनों पार्टियां यानी कि आउट ऑफ द कोर्ट अगर वो राज़ी हो जाती हैं तो फिर तो कोर्ट में जाने का मामला ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वहाँ ये तहफ़्ज़ात पाए जाते हैं कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो उस वक्त तक हमें इंतखाब में नहीं जाना चाहिए। तो फिर इन्होंने यहाँ पर सेनेट चेयरमैन कैसे लगवा लिया था? फिर अगर ये बात करती है पीपल्स पार्टी वाले हमारे दोस्त, तो यही बात तो सब पीटीआई वाले कह रहे थे कि हाउस मुकम्मल नहीं है अभी, ये खैबर पख्तूनख्वा से वो सेनेटर जो हैं वो अभी नहीं है, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने बात नहीं मानी थी, उन्होंने चेयरमैन जो है वो इलेक्शन करवा लिया था सर। वहाँ पे कहते हैं पूरे हाउस को पूरा करे, मतलब ये कैसे? ये देखिए ना, फिर जिस जगह जो चीज़ वारे खाती हो उसको अपनाया जाता है सर, ठीक है ना। तो अभी शायद उन्हें ये चीज़ वारा ना खाती हो, लेकिन मेरे ख्याल में इस हाइब्रिड निज़ाम में सब कुछ मुमकिन है। जैसे कि चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब हो गया, अभी इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं था, तो यहाँ भी कुछ इस तरह की कावश की जाएगी। और पहली बात तो यह है, जैसे देखिए ना, मरहला वाइज पर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं थी कि मरहला वाइज इंतखाबात हों, जिस पर आपने देखा बिलावल भुट्टो ने भी तहफ़्ज़ात का इजहार किया, अपनी तकरीरों में उन्होंने 12 बात की, लेकिन फिर भी ये करवाना पड़ा। तो अभी जब हाइब्रिड निज़ाम में इस तरह मुमकिन है कि ये मरहला भी अबूर कर लिया जाए और नई मिसाल एजेके में कैंप की जाए, इससे पहले एजेके में इस तरह की कोई मिसाल नहीं। अच्छा सर, आपसे बात हो रही थी कि जो वो भी है आज की हमारे इंट्रो की लाइन भी थी कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाली जो जमात थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो अपनी आखिरी सीट भी हार गई है सर। बिल्कुल, ये क्या हुआ है सर? वो जिन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था, जिस पार्टी ने, आज वो पूरी की पूरी, उनकी एक सीट भी नहीं है पार्लियामेंट में, आखिरी सीट भी हार गए सर, वहाँ की असेंबली में एक भी नहीं है। ये सर पहला मौका है जब से पार्लिमानी निज़ाम आया सन 70 से कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ये जो असेंबली बनने जा रही है इसमें एक भी नशिस्त नहीं है। ये जो आपने बड़ा एक नाजुक सवाल किया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा, तो अगर आप इसको थोड़ा सा हट के देखें कि बाकी जमातें भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की हामी है, मुस्लिम लीग नून का भी यही माटो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जम्मू कश्मीर एक पीपल्स पार्टी वहाँ जमात है JKPP, तो सारी जमातों का माटो तो यही है, लेकिन नारे के बानी वही है मुजाहिद अव्वल सरदार। अच्छा, बानी के अलावा मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, वो तो इंडिजिनियस पार्टी है ना, बाकी तो चलो पाकिस्तान से गई हुई है ना, यहाँ से मतलब इन्होंने अपने अपने वहाँ पे विंग्स बना लिए, अपने आप को मतलब एस्टेब्लिश किया पीपल्स पार्टी ने, नवाज लीग ने, फेयर इनफ।
ये तो खुद मतलब इंडिजिनियस है, नेटिव्स हैं, मकामी जो लोग थे वहीं के, उनकी बनाई हुई पार्टी थी। बल्कि उनका सरदार कयूम साहब के बारे में तो कहा जाता था कि उन्होंने आज़ादी तहरीक की पहली गोली उन्होंने चलाई थी, अगर मुझे याद है। तो ये तो इसीलिए मुजाहिद अव्वल कहा जाता है। जी जी, मुजाहिद अव्वल की पार्टी भी गायब होगी। व्हाट वेंट रॉन्ग इन पार्टी के साथ कोई मसला हुआ है या कश्मीरी भाई जो हैं उनके दिल बदल गए हैं? सर हुआ ये है कि हमें 2010 में जाना पड़ेगा। अच्छा, 2010 में ये हुआ था कि ये अपनी ही पार्टी के जो वज़ीर आज़म बने थे राजा फ़रूक हैदर ख़ान, तो सरदार अतीक अहमद ख़ान उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम ले आए थे, जो पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। फिर एक बड़ी बात चली थी, ये नाज़रीन को ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि AJK में मुस्लिम लीग नून का क़याम 2010 में क़याम अमल में आया है। अच्छा, रिसेंट है, ओके। हाँ, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सारी की सारी जो जमात थी वो मुस्लिम लीग नून में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, ठीक है, और वो सारे, बल्कि इस इंतखाबात में ये भी एक खबर है कि सरदार अतीक अहमद ख़ान जो सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हैं, उनके दामाद उन्हें छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, वो भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए थे। वो मुजफ्फराबाद इस वक्त अपनी सीट जीत चुके हैं, जिन्होंने कायम काम सदर जो लतीफ़ अकबर को शिकस्त दी है, राजा साकब मजीद, वो उनके दामाद हैं, वो भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। तो ये यानी कि कुछ गलतियाँ, इसकी कुछ अवामल हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स इसके नोट किए थे कि एक तो अभी आपने देखा होगा कि अच्छा, हमें इस पे अवामिल आने से पहले ये क्या हमारे ये पाकिस्तान से बड़ा मुतासर है हमारा कश्मीर के भाई जो हैं, उनकी पार्लियामेंट जो है यहाँ भी 2-2.5 साल बाद वज़ीर आज़म तब्दील, या तो डिसमिस होकर घर जाए या जेल जाए, जलावतनी जाए, फह लगे, या फिर या तहरीक एतमाद आ जाए। यहाँ भी तो हम ये कुछ देख रहे हो कश्मीर में ये किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे किए हैं? कोई आपके यहाँ हिस्ट्री है? क्योंकि वहाँ भी आप यही बता रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म 2-2.5 साल बाद उसके खिलाफ भी तहरीक एतमाद हो जाती है, फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इसको हटाओ उसके लाओ। तो कश्मीर में क्या हिस्ट्री है सर? सर ये ऐसा नहीं है कश्मीर में, ये सिर्फ 2 असम्बलियों को ये एजाज़ हासिल है जिसमें 4 वज़राए आज़म आए हैं। अच्छा, एक 2006 की असम्बली थी। फिर तो बराबर कर गया ना हमारे साथ, हिसाब तो बराबर कर दिया ना, इतने हमारे आए उतने उनके आए। आप ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि और 2021 की असम्बली, 2006 और 21 में यहाँ 4 वज़राए आज़म आए हैं। तो पहले 2016 में राजा फ़रूक हैदर थे, उन्होंने 5 साल मुकम्मल किए। 2011 में पीपल्स पार्टी के चौधरी अब्दुल मजीद थे, उन्होंने भी 5 साल मुकम्मल किए थे। 2001 में भी सिकंदर हयात थे, उन्होंने भी 5 साल मुकम्मल किए थे। 96 में बैरिस्टर सुल्तान महमूद बने थे, उन्होंने भी 5 साल मुकम्मल किए थे। तो एक ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब के जो वालिद थे, ये 90 में जीते थे, इन्होंने फिर असम्बली तोड़ दी थी। ये 1 साल बाद असम्बली टूटी थी, वो उन्होंने असम्बली तो भी कर इसको दी थी। नई नस्ल, ये बुजुर्ग जो इनके बुजुर्ग थे सारे वेरी काबिल एहतराम, सारे जो नाम आपने लिए, तो मौजूदा उनकी नस्लों को क्या हुआ सर? उनके बच्चों को क्या हुआ कि जिन्होंने आप बता रहे हैं कि हालत यहाँ तक पहुँच गया सर कि 4 असम्बलियों में, मतलब एक असम्बली में 4 वज़ीर आज़म। चलो 2 का तो सुना था, 4 का हमने कभी नहीं सुना था सर। ये सर हुआ ये 21 में आपने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान PTI जैसे अदम एतमाद की तहरीक आई बानी PTI के ख़िलाफ़, तो वो जो PTI के जोड़ जट्टा लगा के अरकान इकट्ठे किए गए थे वो तितर बितर हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। फिर तनवीर साहब ने हुकूमत बनाई, फिर अनवार साहब बीच में आ गए, फिर आखिर में पीपल्स पार्टी ने कहा जी 8-9 माह रहते हैं, हमें भी एक ना वो इसका क्या कहते हैं पंजाबी कहते झूठा लैन दो सानू ना। तो उन्होंने भी झूठा लिया है, तो झूठा बड़ा महंगा पिया है। ख्वाजा मतीन साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि कश्मीर के हालात जो हैं वो ये इलेक्शन इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि इस दफ़ा हालात भी मुख्तलिफ थे, और जिस किस्म के प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ पे जारी थे, उसकी क्या अपडेट है? क्या अब भी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट जारी है? दूसरा ये कि ये जो पार्टीज़ जो भी हुकूमत साजी करेगी, क्या उनको इस बात की परेशानी है, कोई प्लान है उनके पास कि उससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि जैसी हुकूमत साजी होगी तो सबसे पहले तो यही एक बड़ा मसला जो है वो उनके सामने खड़ा होगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? धरना अभी तक जारी है। रावलाकोट के शहर के बाहर एक मकाम है दरीक ईदगाह उसे कहते हैं, ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। कभी वो तकरीर जब करते हैं, जब उनकी लीडरशिप आती है तो ज़्यादा लोग हो जाते हैं, अच्छा। कभी कम लोग हो जाते हैं, लेकिन वहाँ इख्तिजाज जो है वो भी जारी। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये जो अनरेस्ट है JK में इस वक्त, जो एक पोलराइजेशन की फ़ज़ा हो गई है बदकिस्मती से, उसको ठीक करना और दोबारा आज़ाद कश्मीर को, जो उनका पहले एक ट्रैक चला रहा था तमीर व तरक्की, गुफ्तगू और जो मुकालमे की फ़ज़ा है वो पैदा करना और अमन व अमान सेटल करना, ये जो आने वाली हुकूमत होगी इसके लिए 100% बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो हुकूमत का इसी ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है
कि हमारी कोशिश होगी कि अभी हुकूमत साजी के मरहले के फौरी बाद, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने भी बात की है कि हम उनसे मुज़ाकरात दोबारा शुरू करेंगे। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि मुज़ाकरात की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में अब मसल्स जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के भी जोन। अच्छा सर, ये बताइएगा जो आपका हम ज़्यादा फ़ायदा उठा लें, माजी में हमने देखा राजा फ़रूक हैदर साहब जो हैं नवाज़ लीग के बड़े करीब रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आपकी दफ़ा भी क्योंकि इलेक्शन तो वो भी जीत चुके हैं, तो यकीनी तौर पर वो कोशिश करेंगे कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। क्या चांसेस हैं, क्या रीडिंग है कि इस दफ़ा वही दोबारा वज़ीर आज़म आएंगे या कोई नया बंदा सामने आएगा सर? अच्छा सर, इस वाले से जो मुस्लिम लीग नून की एक ही बार मुस्लिम लीग नून की 2016 में हुकूमत बनी है, तो उसमें हमने देखा था जो पार्टी सदर थे उस वक्त के राजा फ़रूक हैदर ख़ान, उनको वज़ीर आज़म बनाया गया था। अभी जो मुस्लिम लीग नून AJK के प्रेसिडेंट हैं शाह गुलाम कादर हैं, वही फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। बाकी भी एक दो नाम हैं, चौधरी तारिक फ़ारूक हैं, वो भी इस्लामाबाद के अंदर लॉबिंग में मसरूफ़ हैं, और भी एक दो नाम लिए जा रहे हैं। तो ये फ़ैसला सिर्फ एक शख्स ने करना है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने। वो जिसके सर पर हाथ रखेंगे उसी के सर पर इक़्तिदार को हुमा बैठ जाएगा। लेकिन ये भी तो कहा जाता है, हमारे यहाँ एक तस्वर है कि जनाब के मुक़्तदरा जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी भी बड़ी सह होती है, कश्मीर की अपनी एक पोजीशन है, लिहाजा वो भी देखा जाता है, उनसे भी मशवरा किया जाता है। या आप समझते हैं कि आपकी दफ़ा ये नवाज शरीफ साहब भी फैसला करेंगे या वो ज़रा वहाँ से भी मशवरा करेंगे? हाँ, ये कैसे हो सकता है जहाँ लफ्ज़ कश्मीर आए और वहाँ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अपनी राय ना दें, उनकी राय भी ज़रूर ली जाएगी। तो ये जो नाम बता रहे, जो इंतखाब जो लड़ते हैं उनके लिए वैसे ही जो स्पेस होती है, उनकी क्लियरेंस होती है, तो इंतखाब में हिस्सा लेते हैं। ये सारे जितने भी तकरीबन मुंतखब होकर लोग आए हैं, इनके हवाले से कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, लेकिन जो आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है उनसे इनपुट भी ली जाएगी, ज़रूर ली जाएगी, मशवरा भी किया जाएगा। अच्छा, ज़रा उनका बताइएगा कि ये होगा मिन्हाज साहब, मुश्ताक मिन्हाज साहब का आप बता रहे हैं कि उनका दोबारा से उनका कुछ हलके हैं वहाँ पे ये वोटिंग होगी, वो क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, वो क्यों वोटिंग होगी वहाँ पे दोबारा 15 या 14 का से बताया अभी आपने? ये सर 9 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर पोलिंग अभी होनी है। वहाँ सिक्योरिटी रीज़न थी, वहाँ लोगों के कुछ जो ऐसे हल्के, ये पोलिंग स्टेशन है गाँव के जहाँ पर कुछ लोगों की यहाँ लाशें गई हैं। अच्छा, तो वो लोग नाराज़ थे, वो वोट डालने के लिए नहीं आए। आप 15 अगस्त को भी मुझे तो कम ही इसका लगता है अंदाज़ा कि वो क्या लोग वोट डालने आते हैं या लोग उनको राज़ी कर लेते हैं, मना लेते हैं। तो इसका वो इसीलिए ये 9 है, और जो 14 पोलिंग स्टेशन है वो शर्की बाग के हैं। ये वही हैं, वही इलाके हैं जहाँ पर पोलिंग डे वाले दिन कोई शख्स भी उन गाँव के लोगों ने अपने तौर पर बॉयकॉट किया था इंतखाबात का कि हम इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लेते। आपने मुश्ताक मिन्हाज का तो पूछ लिया, वो भी वहाँ भी 1622 के वोटों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ सरदार तनवीर लियाज साहब जो आपने देखा था, ये भी इसी हल्के से इंतखाब में इन्होंने हिस्सा लिया। बल्कि जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद खान, उन्होंने 12,259 वोट लिए हैं। लेकिन जो सरदार तनवीर लियाज हैं उन्होंने 3300 वोट लिए थे नीलम में। तो यहाँ आकर वो 1219 वोट पर आके उन्होंने ब्रेक लगाई है, और जहाँ भी उन्होंने अपनी रवायत को तोड़ा नहीं है, और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मानत जो है वो जब्त करवा बैठे। तो क्या बनी इस दफ़ा सरदार साहब पैसा खर्च करने में मार खा गए हैं या कोई क्या हुआ, पैसे ख़त्म हो गए या कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही उनकी? सर दिलचस्पी तो बड़ी थी, वो तो 3 हलकों से उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनका तनाज़ा जब छोड़ी उन्होंने, आपको पता है बिल्कुल आखिर में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया। तनाज़ा यही था कि मैं 3 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। लेकिन जब सरमाया देखे ना जहाँ लगा है वहाँ नजर आता है ना, आपने देखा ना 40,000 तक वोट भी पड़ा है। तो इन्होंने पैसे नहीं लगाए इस बार ये थोड़े से क्रंच में लगते हैं मुझे, और इनके जो पैसे लेने वाले इनके पीछा कर रहे हैं ये आगे हैं। और वो क्योंकि इनके अपना वालिद साहब से झगड़ा हो गया था, तो ये जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनसे उनको अलग कर दिया गया था। तो इस वजह से मेरे ख्याल वो पैसा लगाते, तो आपको पता है जब पैसा लगता है तो उसका ज़हूर है, उसकी चमक तो नज़र तो आ जाती है। अगर 1219 वोट है तो इसका मतलब है कि पैसा नहीं है, उनके पास है नहीं। चले, उनके भी बड़ी मेहरबानी 1219 की कि जिन्होंने इस क्रंच के दौर में, कुर्की के दौर में, पैसे ना होने के दौर में फिर भी सरदार साहब का थोड़े से उन्होंने एहतराम किया, इज्जत रखी और 1219 वटेवर वोट जो है डाले। उनकी मेहरबानी तमाम उन 1219 की, कम से कम उन्होंने सरदार साहब की पीठ तो पहचानी ना सर। हाँ, ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।